सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या करना है हमें कि मान लो हमारे पास 4 नंबर्स है ए बी सी डी, ये 4 नंबर्स, ठीक है। अभी 4 नंबर्स का ग्रुप हम कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन वी फॉर्म ग्रुप विद द हेल्प ऑफ दिस 4 नंबर्स? एक हम कर सकते हैं एबीसी ग्रुप, 3 लोगों का ग्रुप बनाना है तो एबीसी एक ग्रुप बना लिया, एबीडी एक दूसरा ग्रुप हो गया, एसीडी एक तीसरा ग्रुप हो गया, और एक हो गया बीसीडी। देखो हाउ कैन वी फॉर्म ग्रुप विद द हेल्प ऑफ दिस 4 नंबर्स? ग्रुप कैसे बनाना है? 3 का ग्रुप बनाना, तो एबीसी, एबीडी, बीसीडी एंड एसीडी, ऐसे 4 ग्रुप बन गए। अब जब हमने ये ग्रुप बनाए तो क्या हमें नंबर्स के ऑर्डर का कुछ कंसिडरेशन करा? क्या हमने नहीं करा, कैसे भी चल सकता है। तो ये एक पार्ट हो गया, क्लियर हो गया क्या? ये 4 नंबर्स थे, इनमें से हमने 4 ग्रुप बना लिए, यहाँ पे हमने ऑर्डर्स की कोई चिंता नहीं, बराबर। अब दूसरा, मान लो ये ग्रुप हमारे पास एबीसी है। अब मान लो ये एबीसी तीनों स्टूडेंट है। अब अगर ये तीनों स्टूडेंट है और हमको फोटो निकालना है, तो जब फोटो निकालना है तो ए बी के पास बैठ सकता है, बी सी के पास बैठ सकता है, सी ए के पास बैठ सकता है। ऐसे अलग अलग ऑर्डर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। तो कैसे ऑर्डर बनेंगे? मान लो हमारे पास 3 नंबर ए बी सी है जिनका ये ग्रुप एक है, बराबर है कि नहीं? तो कैसे बनेंगे ऑर्डर? ए बी सी ऐसे ऑर्डर हो सकती है, ए सी बी ये एक ऑर्डर हो सकती है, सी ए बी ये एक ऑर्डर हो सकती है, सी बी ए ये भी एक ऑर्डर हो सकती है, बराबर है क्या? और क्या हो सकता है? बी ए सी और एक बी सी। तो अगर हमारे पास ये 3 नंबर्स है तो उनका हम जब ऑर्डर कंसिडरेशन करेंगे तो हमारे पास 3 नंबर्स के ऑर्डर्स का फॉर्मेट कैसे आया? 6 फॉर्मेट आ जाएगा, बराबर के नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या करा? अरेंजमेंट को वैल्यू, यहाँ पे हमने अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स किए तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स में किसको वैल्यू आ गई? ऑर्डर। पर यहाँ पे हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, यहाँ पे हमने अरेंजमेंट करा, ग्रुप बनाया, पर क्या ऑर्डर को वैल्यू थी क्या? तो जब भी हम अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्स करेंगे तो उसे हम बोलेंगे परम्यूटेशन। जब भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स में हम ऑर्डर कंसीडरेशन करेंगे क्या हो जाएगा? परम्यूटेशन। और विदाउट ऑर्डर जो रहेगा उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन। जैसे हमें बोला है कि भाई तुम 4 लोग है, कंबाइन हो जाओ कैसे भी, तो ऑर्डर की जरूरत नहीं है। पर अगर सिक्वेंशियली फोटो निकालना है, समथिंग कुछ काम है, पहला यहाँ पे बैठेगा, दूसरा यहाँ पे बैठेगा, तीसरा यहाँ पे बैठेगा, तो किसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे? ऑर्डर। तो जब भी हमें अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स करना है, वहां पे हम अगर ऑर्डर कंसीडर कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? परम्यूटेशन। और विदाउट ऑर्डर कंसीडरेशन कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन। ये बात समझ में आई? क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट इसमें, अब जब हम हमारा इस चैप्टर में देखना है परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन जब हम देख रहे हैं तो एक्चुअली क्या है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हमारे पास फिजिक्स की 2 किताबें हैं, किताब 1 किताब 2, ठीक है। एक मैथ्स की कंसीडरेशन करेंगे, मैथ्स की हमारे पास 3 किताब है, 1 2 3, और हमें बोला है कि इनमें से कोई भी एक किताब उठाना है। बस समझ में आएगी नहीं? हमारे पास फिजिक्स की 2 किताबें हैं, मैथ्स की 3 किताबें, इनमें से सिर्फ आइदर फिजिक्स और मैथ्स एक किताब उठानी है। तो हम फिजिक्स की किताब उठाने के लिए हमारे पास कितने पड़ रहा है? 2। तो दो वे से फिजिक्स की किताब उठा सकते हैं, एक या तो ये या तो ये। मैथ्स की कोई भी एक किताब कितने वे से उठा सकते हैं? 3 वे से उठा सकते हैं, बराबर के नहीं? वन थिंग कैन बी डन इन m way,
and another thing can be done in n way. Whenever one thing can be done in m way and another thing can be done in n way. तो अब देखो ये दो वे से हम उठा सकते हैं, ये तीन वे से उठा सकते हैं, तो उठाना कितने हैं? एक ही उठाना है। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो गया? कितने वेज हो गए? 5 वे है। 5 में से कोई भी उठाना है, ऐसा नहीं कहा है कि फिजिक्स ही उठाना है। हमारे पास फिजिक्स की 2 किताबें हैं, मैथ्स की 3 किताबें हैं, उनमें से हमें एक उठानी है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स उठानी। तो जब यहाँ पे और कंसीडरेशन है तो आइदर और, कंपल्शन नहीं कि यही उठाओ। तो ये कितने टाइम है? तो ये 3 टाइम है हमारे पास, है ना, 3 वेज है। तो इन दोनों में से हमें लॉ ऑफ एडिशन या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। एक है एडिशन लॉ फंडामेंटल प्रिंसिपल और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एक एडिशन लॉ है और एक क्या है? मल्टीप्लिकेशन लॉ। एडिशन लॉ ये क्या है? if one thing can be done in m ways and another thing can be done in n ways, then any one of the two things can be done in m plus n ways। आई बात समझ? अगर हमने ये 2 वे हमारे पास है, ये 3 वे है, तो एनी वन ऑफ द हमारे पास 2 प्लस, whenever one thing can be done in m ways, another thing can be done in m ways, independent of first। इसका कोई संबंध नहीं, independent of first। तो either or any one of the two things can be done in m plus n। अब हमारे पास 3 ऐसी चीजें, x है, y है, z है। तो x और y और z कितने में बनेंगे? x plus y plus z। दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन। रूल समझ में आया? एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। इफ एनी वन थिंग कैन बी डन इन m ways and another thing can be done in n ways, then any one of the two things can be done in n plus। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब मान लो हमारे पास, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम मल्टीप्लिकेशन रूल देख रहे हैं। अगला मल्टीप्लिकेशन रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल हम देखेंगे। क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल? इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। मान लो कुछ सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हें जाना है मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली जाना, ठीक है। तो मुंबई से पूना तक तुम्हारे पास ट्रेन के 2 ऑप्शन है, ठीक है। और पूना से दिल्ली के तुम्हारे पास ट्रेन के 3 ऑप्शन है। क्या तुम्हें कोई भी ऑप्शन छोड़ते आएगा क्या? नहीं। वहां पे क्या था? या तो फिजिक्स या तो मैथमेटिक्स, दोनों नहीं। यहाँ पे दोनों कंसिडरेशन है। यानी तुम्हें ट्रेन तो मुंबई से पुणे के लिए भी लेनी है और कंपल्सरी लेना है। यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे एंड है। यू हैव टू पिक अप ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू पुणे, और नहीं एंड पुणे टू। जब एंड आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। बस समझ में आई? और अगर रहता ना तो हम क्या करते हैं? एडिशन करते। और यहाँ पे क्या है कि मान लो तुम्हें मुंबई से पुणे के लिए जाना है, तो कितने वे है तुम्हारे पास? 2 वे। पुणे से दिल्ली जाना है, कितने वे है? 3 वे। पर क्या तुम्हें और है क्या जिसमें एंड है? तो जब एंड है तो हमारे पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 6 वे होते हैं। बस समझ में? दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। Fundamental principle of counting for multiplication. Whenever one thing can be done in m ways, whenever one thing can be done in m ways, and having done it by any one of the ways, having done it by, यानी जैसे ये 2 ways थे कि नहीं, हमने एक प्लेन सिलेक्ट कर ली।
whenever one thing can be done in m ways and having done it by any one of the m ways, and another thing can be done in n ways, independent of क्या फर्स्ट, ये हो गया। यहाँ के सिलेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं। whenever one thing can be done in m ways and having done it by any one of the one ways, and another thing can be done in n ways and independent of first, then both things can be done in m n ways। दोनों थिंग करने ना, जैसे भाई यहाँ पे ट्रेन, ये दूसरे इधर की ए बी सी ट्रेन, मान लो ये 1 और 2, और इधर की क्या है ए बी सी। मान लो इसने 1 सिलेक्ट करा तो पहला तो सिलेक्शन हो गया। whenever one thing can be done in m ways and having done it by any one of the one m ways, another thing can be done in n ways, ये इसको सिलेक्ट कर सकता है, इसको सिलेक्ट कर सकता है, इसको सिलेक्ट कर सकता है, तो 3 ways हो गए, बराबर है कि नहीं। दूसरा ये इसको भी सिलेक्ट कर सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, तो 3 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए टोटल। बात समझ में, whenever, समझ रहा है क्या, whenever whenever we have one thing can be done in m ways, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, one thing can be done in m ways and having done it by any one of the m ways, another thing can be done in n ways independent of then both things, both, क्योंकि यहाँ पे दोनों हैं, both things can be done in n ways। समझ में आई, क्लियर हुआ। इसका और एक एग्जांपल देखिए, एकदम सिंपल। मान लो हमारे पास 4 नंबर दिए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 नंबर दिए, एकदम सिंपल। इससे हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट नंबर बनाना है तो x y z और w, ऐसे 4 डिजिट नंबर बन गए। ये कौन सा प्लेस है, यूनिट, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस, बराबर के नहीं। अब हमें क्या कहा गया है कि रिपीटेशन चलेगा, रिपीटेशन का कोई लेना देना नहीं, या फिर थोड़ा कंडीशन डाल देते कि रिपीटेशन नहीं चलेगा, थोड़ा और कर देते, रिपीटेशन नहीं चलेगा। तो क्या कितने वेज है इन 4 नंबर से ये 4 नंबर बनाने के, कितने वेज है, बात समझ में कि नहीं। हमारे पास ये 4, मान लो ये 4 ऑब्जेक्ट्स है अलग अलग, इन 4 ऑब्जेक्ट्स को तो किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, उसके वेज कितने हैं वो हम देख लें। तो क्या कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर 1000 प्लेस कैन बी, 1000 के लिए हमें एक चुनना है कोई ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास कितने अवेलेबल है, तो कितने वे से चुन सकते हैं हम, 4 में से। तो 1000 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज, बात समझे। अब मान लो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 1000 वाला हमने चुन लिया कि नहीं, ये 4 वेज है, 4 नंबर नहीं है, इसको एबीसीडी कर देंगे, एबीसीडी कर देंगे ताकि हमें नंबर का कंफ्यूजन ना हो। ये चारों में से हमको एक सिलेक्ट करना है कि नहीं, कितने वे से कर सकते हैं हम, ये हो गया। अब एक तो सिलेक्ट हो गया, अब बचे कितने, इसके लिए हमको 3 में से एक सिलेक्ट करना है, कितने वे से कर सकते हैं, अब बचे कितने, इसके लिए हमें 2 में से सिलेक्ट करना है, तो कितने वे हमारे पास, अब बचा कितना, तो इसके लिए हमारे पास एक ही बचा है। तो नंबर ऑफ वेज, हाँ क्या इसमें सिर्फ एक ही है क्या, एंड है ना, ये भी सिलेक्ट करना है, एंड बोथ थिंग्स कैन बी डन इन m n ways, प्रोडक्ट लेना, तो कितने वेज हो गए, तो ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स है इनको अरेंज करने के कितने वेज है हमारे पास, 24 वेज। क्या बात समझ में आई, अरे समझ लगे ना कंसेप्ट। अब इसमें थोड़ा सा और एक घुसट देते हैं, मान लो हमारे पास नंबर ही ले लेंगे 8 9 0, ये 3 नंबर ले लेते हैं और कहा है कि 3 डिजिट नंबर बना इससे, तो वेज कितने हैं, 3 डिजिट नंबर्स के वेज कितने हैं। अब मान लो कि 3 डिजिट नंबर है ना XYZ, 100 10 और क्या
इसमें एक चीज तो पक्की है कि अगर 3 डिजिट नंबर चाहिए तो 100 प्लेस जो है वो 0 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 100 प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। तो कितने में से कर सकते हैं? क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते ना। जब 100 प्लेस जो है 100 का, वहां पे 0 आएगा क्या? तो ये होगा भी तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं सिर्फ 100 के लिए। अब हमने 2 में से एक सिलेक्ट, कितने बचे? अब मान लो रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो हमारे पास तीनों है फिर, क्योंकि यहाँ पे 0 चल सकता है, यहाँ पे 0 नहीं चलेगा। तो अगर रिपीटेशन अलाउड कर दिया तो 10 प्लेस के लिए फिर से 3 ऑप्शन है। तो कितने टाइम ले सकते हैं? यूनिट के लिए फिर से कितने ऑप्शन है? कितने में जो है आई बात समझ। सो परम्यूटेशन में 2 मेन लॉ है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, एक एडिशन लॉ और एक दूसरा कौन सा काम है ना? मल्टीप्लिकेशन। एडिशन लॉ में क्या है? जब भी हमें आएगा और तो हम एडिशन लॉ की तरफ जाएंगे, एडिशन करेंगे। और जब भी हमें आएगा एंड तो हम कहा जाएंगे। तो whenever one thing can be done in m ways and another thing can be done in n ways, then any one of the two things, any one, both nahi, any one of the two things can be done in m plus n ways। फिजिक्स की किताब और मैथ्स की किताब, तो किताब तो दोनों हमारे पास है पर हमको लेनी एक ही है ना। एनी वन ऑफ द टू थिंग्स, समझे क्या? अरे क्लियर हुआ क्या? जिसकी किताब थी, मैथ्स की किताब थी, हमको एक ही उठानी है। तो एनी वन ऑफ द टू थिंग्स कैन बी डन इन m plus n ways। क्लियर हुआ? अब दूसरा, if one thing can be done in m ways and having done it by any one of the m ways, another thing can be done in n ways independent of, then yeah, number of ways of doing both things together, mn। This is fundamental principle of counting, multiplication। इतना क्लियर है? बेसिक पूरा क्लियर है? चलो अभी लिखेंगे, निकालो नोट।